थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। आज इसका हमारा पार्ट थर्ड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको ना ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफाइनिंग। देखो क्या होता है, हमने ना क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमें क्या करना है, उसका ना रिफाइनिंग करना है। ठीक है, बेसिकली रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, हमें एक क्रूड मेटल का सैंपल मिला है। क्रूड मेटल का मतलब होता है इम्प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस मेटल को ना एक्सट्रैक्ट करना है उसके प्योर मेटल की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बच्चों रिफाइनिंग का प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, यहाँ तो जो आपको डायग्राम शो कर रखा है वो कॉपर का कर रखा है। बाकी हम इसको कॉपर के लिए, जिंक के लिए, निकल के लिए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, हम इन सब मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहां पर इसमें क्या कर रखा है, ये ना दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करती है, एक काम करती है बच्चों एनोड का। और नीचे क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ले रखी है, साथ में उसमें एसिड डाल रखा है, मतलब एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसमें। अब इसमें क्या है, देखो होगा क्या, यहां पर जो हमारे पास ना बच्चों कैथोड है, ये एक प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो स्ट्रिप ऑफ प्योर सीयू मेटल। ठीक है, और यहां पर जो हमने एनोड यूज किया ना बच्चों, ये क्या है, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है बच्चों ये। ठीक है, अब इसके अंदर ना होगा क्या, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे हम इसमें ना क्या करते हैं, करंट पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो जो हमारे पास ना इम्प्योर मेटल होता है एनोड से, ये एनोड है हमारी। ठीक है, इससे जो भी इम्प्योर मेटल होगा ना बच्चों, वो क्या करेगा, डिसॉल्व होकर ना वो इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू कर देगा। ठीक है, आप ना इसमें ना याद रखो कि एनोड के ऊपर ना बच्चों ऑक्सीडेशन होती है। एनोड के ऊपर ना यहाँ बच्चों ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और कैथोड पर होती है रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होगी। अब होगा क्या, यहां से ना जैसे ही हमारे पास ना एनोड पर रिडक्शन हुई कॉपर की, ठीक है, तो ये कॉपर की इम्प्योर इलेक्ट्रोड थी, तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, Cu2+ आयंस ना इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसमें से मतलब Cu2+ आयंस बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, लॉस हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो हमारे पास ना Cu2+ आयंस थे, ये क्या करेंगे, डिसॉल्व होकर मतलब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, क्योंकि नीचे में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो उतने यहां से क्या होंगे, कॉपर प्योर कॉपर मेटल के ना जो इलेक्ट्रोलाइट में वो होंगे, आयंस होंगे, वो क्या करेंगे, इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहां से क्या होगा, दो दो Cu2+ आयन सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हमारे पास सॉल्यूशन में प्योर मेटल के कॉपर इलेक्ट्रोड्स थे, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे एट द कैथोड। ठीक है, और जितनी भी मतलब इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी, वो सब की सब क्या करती हैं, नीचे यहाँ पर एनोड पर ना जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी इस एनोड पर, वो सारे नीचे एनोड मड की तरह, जिसको हम बोलते हैं इंप्योरिटीज, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं बच्चों इस प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है हमें। ठीक है, कौन सी होगी। अब सबसे पहली बात, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमें बतानी है इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनोड से ही क्या होगा, इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में आएगा Cu2+ आयंस की फॉर्म में। उसके बाद द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, बिल्कुल सही है, प्योर मेटल के जो आयंस होंगे वो इस पर जाकर डिपॉजिट, यहाँ डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे इस पे पूरे सरफेस पे इसके। ठीक है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, एनोड की जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी सारी यहाँ जाएंगी एज अ एनोड मेड। अब फोर्थ है, मतलब ये भी देखो, ये सारी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑन पासिंग करंट, जैसे हम करंट पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर मेटल होगा एनोड से वो डिसॉल्व होगा इनटू द इलेक्ट्रो, नहीं प्योर थोड़ी होता है, वो तो इम्प्योर होता है ना, इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोड है ये। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर क्या है बच्चों, गलत दे रखा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी थी वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक रिसर्चर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की, ठीक है, ताकि वो जिंक निकाल सके उसकी ओर से। सो कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रोसेस का दैट द रिसर्चर मस्ट परफॉर्म, जो उसने परफॉर्म किया होगा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो उसने सबसे पहले क्या किया होगा, जो भी यहाँ पर ना मेटल, जैसे जिंक की ओर की बात की गई होगी, तो उसने क्या की होगी, मेटल की ना, इसकी जिंक की एक जेडनेस, ठीक है, जिंक सल्फाइड नाम की इसकी एक और होती है, इसने वो मेटल सल्फाइड ली होगी, ठीक है। फिर उसने इसको क्या किया होगा, इसकी मतलब कि इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में ZnO में चेंज किया होगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया होगा, कार्बन की मतलब कि रिड्यूस कर ना इसे उसने क्या कर दिया होगा, इसको प्योर मेटल जिंक में चेंज कर लिया होगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट है कन्वर्टिंग मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। देन यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस इट्स टू इम्प्योर मेटल, सॉरी प्योर मेटल, बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है कॉपर की, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, अभी पढ़ा हमने, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन हो गया, बाकी आप याद रखना फोर्थ फ्लोटेशन में ZnS का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार, ठीक है। अब सिनेबार जो मर्करी की जो ओर होती है ना बच्चों, वो होती है हमारे पास HgS, ये सिनेबार है, ठीक है, जो मर्करी की है। अब इसमें भी सेम वही चीज होती है जो हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। होगा क्या, सिनेबार को हीट करेंगे, हीट कर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में, फिर इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय हीटिंग, और ये मरकरी हमें अलग करके दे देगी। सो ये देखो कूलिंग सिनेबार नहीं, कूल नहीं करना इसको, कूलिंग सिनेबार टू कन्वर्ट, कूल नहीं करते हम लोग इसको, हीटिंग सिनेबार इन एयर, एयर में उसको हीट करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, HgO में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इसको हम दोबारा हीट करेंगे तो मेटल हमें अलग होकर मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ब्रोंज किसका एलॉय होता है, अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं। सबसे पहली बात ना, एलॉय याद रखो क्या होते हैं, ठीक है। एलॉय बेसिकली ना मिक्सचर होता है, ठीक है, एक मेटल का नॉन मेटल के साथ हो सकता है ये, ठीक है। सो these आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है। बेसिकली हम बनाते क्यों एलॉय, एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो सके, देखो एक तो जब एलॉय फॉर्म होता है तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे स्टील बनाई, ठीक है। अब स्टील को बनाने में मैं आगे क्वेश्चन से बताऊंगा क्या क्या हम यूज करते हैं, कौन कौन से मेटल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। इसी तरह से क्रोजन कम लगता है, मतलब कि क्रोजन के लगने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और थर्डली क्या होता है, एक्सपेंसिव भी वो मतलब कि कम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता पड़ जाता है वो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मिलती है, इंडस्ट्रीज इसको यूज करती हैं, ठीक है, मिलिट्री में बहुत जगह यूज हो रहा है, कुछ एक जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने में यूज हो रहा है एलॉय। अब इसने हमें पूछा कि ब्रोंज किसका एलॉय है, ठीक है। तो बच्चों आप याद रखोगे जो ब्रोंज है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। बट इसमें ना आप एक चीज और याद रखो कि इसमें कॉपर और टिन के साथ साथ ना इसके अंदर होता है एल्यूमिनियम भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें बच्चों निकल भी है, निकल के साथ इसमें फिर जिंक भी होता है, फिर इसमें फॉस्फोरस भी है कुछ अमाउंट में, और मैंगनीज जैसे ये मेटल्स भी इसमें, नॉन मेटल्स भी शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसमें क्या दिया गया है कि फूड केन्स होते हैं, फूड केन आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी तरह के मिलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी खाने की चीज होती है, जैसे आप रसगुल्ले लेकर आए, ठीक है, वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है वो कुछ, ठीक है, बॉक्स जिसमें वो डालकर देता है। अब ये पूछ रहा है कि जो फूड केन्स होते हैं उसको हम टिन के साथ कॉट करते हैं एंड नॉट विद जिंक। बहुत सिंपल सी बात है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। अब क्या होगा, जो जिंक होता है ना बच्चों, वो क्या है, टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं उस पर, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिंक जो है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए हम टिन की कोटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कॉपर यूटेंसिल्स है अब हमारे पास, ठीक है, कॉपर के यूटेंसिल्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, स्लोली लूज देयर शाइन, ठीक है, ब्राउन सरफेस ये अपना मतलब खराब हो जाता है इनका, और एक ग्रीन कलर की कोटिंग इनके ऊपर आ जाती है अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहे। अब ये इसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो इसका कारण होता है बच्चों, वो ना अपने ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं,
ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना, तो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एलॉयज, ठीक है, जब भी हम एलॉय बनाते हैं ना, तो जितना हम उसमें एक मेटल रखते हैं उतना ही दूसरा भी, मतलब कि मिक्सचर के अंदर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज होते हैं, तो होमोजेनियस होता है। ठीक है, अब एलॉयज होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का, या तो मेटल के साथ होगा या नॉन मेटल के साथ होगा। सो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एलॉय है जिसके अंदर नॉन मेटल है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मतलब कौन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं ब्रास की बात करूं, ठीक है, तो ब्रास तो बच्चों ये कॉपर और जिंक को मिलकर बनता है, हमें तो नॉन मेटल बताना, ये दोनों ही मेटल हो गए। ठीक है, तो ये तो बाहर हो गया। अगर मैं ब्रोंज की बात करूं, ब्रोंज का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इसमें भी काफी तरह के मेटल्स इन्वॉल्व है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एमलगम्स, एमलगम तो हमारे पास मरकरी के साथ मिलकर बनता है, जैसे कि सिल्वर और मरकरी का एमलगम हो गया बच्चों, या फिर हो गया सोडियम एमलगम हो गया बच्चों, या फिर हो गया गोल्ड का, गोल्ड मरकरी एमलगम हो गया। तो इस तरह के मेटल्स, ये सारे मेटल हो गए। अब बचा क्या, स्टील। ठीक है, अब स्टील जो है इसमें ना मेजर अमाउंट में तो आयरन और वो मिलता है हमें कार्बन। ठीक है, कार्बन की वजह से इसमें हार्डनेस होती है, एक अच्छी स्ट्रेंथ इसको मिलती है। ठीक है, वही ना स्टील में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, नॉन मेटल है ये। मैंगनीज हो गया हमारे पास, मेटल हो गया इसमें। फिर क्रोमियम भी है इसमें, निकल भी है इसमें बच्चों। ठीक है, एल्यूमिनियम भी होता है इसमें, मोलिब्डेनम भी होता है इसमें, वनेडियम भी होता है। ठीक है, तो स्टील एक ऐसा है जिसमें मेटल्स के साथ नॉन मेटल को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस का मतलब होता है जिसके ऊपर स्टेन ना पड़े। ठीक है, स्टेन मतलब जैसे आप मान लो कि खरोच वगैरह। ठीक है, तो आयरन मेटल इज अलॉयड विद, स्टेनलेस स्टील में जो आयरन मेटल होता है उसको किसके साथ अलॉय किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों वो होता है हमारे पास कॉपर, क्रोमियम और निकल का अलॉय बनता है इसके लिए।